हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट के लिए सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जान लेते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न का सही आंसर क्या है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं को उद्दीपन अनुक्रिया संबंध के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। पुरस्कार एवं दंड की तो बात जीन पियाजे ने की ही नहीं थी, तो ये पहले ही गलत हो गया। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। यही वाला सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि जीन पियाजे कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, यानी ज्ञान की सक्रिय रूप से संरचना करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है या एक सामाजिक गतिविधि है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत, यही तो है ना इनका सिद्धांत। तो इनके अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जा सकता है? प्रतिमान, मानसिक मैप, मानसिक उपकरण या स्कीमा। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं कहलाती हैं स्कीमा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यहाँ सिर्फ एक ही वर्ड है जो पियाजे से संबंधित है, वो है स्कीमा। ध्यान रखिएगा, इस तरह भी आप आंसर पहचान सकते हैं। अगला देखिए, अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। लेव वाइगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? बच्चे को अप्रेरित करेगी, उसे आक्रामक बना देगी, अधिगम के लिए पार का काम करेगी या सीखने में मदद नहीं करेगी? ये तो गलत हो गया। आक्रामक बना देगी गलत, अप्रेरित करेगी गलत, अधिगम के लिए पार का काम करेगी यानी स्कैफोल्डिंग दे रही है उसकी माँ। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के संवेदीगामक चरण में प्राप्त हो जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस किस में आ जाता है? सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाता है, यानी पहले ही स्टेज है जिसकी आयु सीमा है 0 से 2 वर्ष, इसी में आ जाता है। यह वाला गुण ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए,
सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो कौन सा माहौल की आवश्यकता होगी? उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। हतोत्साहित वर्ड आ गया ना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत, यह भी गलत हो गया। वर्गीकरण बच्चों का करना हमेशा गलत आंसर होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देना तथा उनका उपयोग करना। प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकती है। आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या। बच्चों में प्रतिभाशालिता आनुवांशिकता और वातावरण के बीच की एक अंतःक्रिया के कारण होती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। सही है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। सही है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। सही है। यह बच्चों को धीमे, खराब, बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। गलत। बच्चों की लेबलिंग नहीं की जा सकती किसी भी मूल्यांकन के द्वारा। अगर इस तरह का आंसर आपको देखने को मिल रहा है तो समझिए वह गलत होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है क्योंकि यहाँ पर निगेटिव पूछा गया है। अगला देखिए, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षा रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कौन सा है? हॉवर्ड गार्डनर वाला बहुबुद्धि का सिद्धांत, उसी की यहाँ पर बात हो रही है। तो हॉवर्ड गार्डनर बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है? बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि ये मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। ये बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। मानकीकृत परीक्षण है क्या? जो आप ये सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं, ये है मानकीकृत परीक्षण, जो सभी के लिए समान होता है, चाहे वे किसी प्रकार के भी बालक हों। तो यही है मानकीकृत परीक्षण। तो इसकी आलोचना क्या है? ये मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए पक्षपाती हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला देखिए, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। मीडिया, सामाजिकरण, संस्कृति, ट्यूशन। बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या है? स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व
में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। ये तो गलत है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। सी वाला इसका सही आंसर है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ZPD यही है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। कोहलबर्ग का सिद्धांत कहता है संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन है। कोहलबर्ग का सिद्धांत, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। मूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने अनुभव से भी सीख सकते हैं। गलत, दोनों गलत ऑप्शन है। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, ये वाला सही है। शिक्षा स्वयं ही जीवन है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में इसका अर्थ होगा स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। जीवन सच्चा शिक्षक है, ये गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। थीमेटिक इकाइयों, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग। रैंकिंग आपको जहाँ भी मिल जाए समझिए वह ऑप्शन गलत है। ये कुछ ट्रिक होती हैं जिनके माध्यम से हम एग्जाम में सही ऑप्शन पहचान सकते हैं। व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग आ गया तो ये भी गलत है। परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? इनमें से कौन सा प्रश्न है जो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करेगा? तो वह है ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा। और सभी नहीं होंगे। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? यह तो सिर्फ हाँ ना में वाला जवाब होगा। सही जवाब क्या है? यह भी एक शब्द वाला जवाब है। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? यह भी एक वाक्य वाला जवाब है। तो जहाँ पर बच्चे गंभीर रूप से सोचेंगे वह होगा विभिन्न तरीकों से इसे हम कैसे हल कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। यह उनकी इंद्रियों को सक्रिय बनाता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर निगेटिव पूछा गया है ना। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों में से खेल युवा बच्चों के विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन कौन सा है जो निभाता है और कौन है नहीं निभाता है? तो सी वाला, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ये ऑप्शन गलत है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, आत्म केंद्रितता,
अनुत्क्रमणीयता। इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है? तो बी वाला इसका सही आंसर है। प्रतीकात्मक विचार का विकास पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष होती है। तो वहाँ पर प्रतीकात्मक विचार होगा नहीं। यहाँ पर तो बालक जो है वह भाषा बोलने लगता है ना, तो यह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता? विकास गुणात्मक चरणों में होता है, सही। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, सही। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, गलत। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, सही। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव पूछा गया है। तो पियाजे जो है वह अभ्यास पर जोर नहीं देते हैं, वह तो कहते हैं कि रचना करके सीखे, करके सीखे, स्वयं करके सीखे। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, सहपाठियों के साथ नए और परिपक्व संबंध प्राप्त करना एक विकासात्मक कार्य है। बाल्यावस्था का, शैशवावस्था का, किशोरावस्था का या उपयुक्त सभी का? बताइए इसमें से कौन सा होगा इसका सही आंसर? सहपाठियों के साथ नए और परिपक्व संबंध प्राप्त करना एक विकासात्मक कार्य है, किशोरावस्था का। तो इसका ऑप्शन 4 सही है, सी वाला सही है। अगला देखिए, माता पिता को निर्देश देना चाहिए लेकिन अपने बच्चों की चिंताओं को सुनना और चर्चा करना चाहिए। यह किस पेरेंटिंग शैली के अंतर्गत आता है? अनुमोदक, सत्तावादी, आधिकारिक या बेपरवाह? यह जो पेरेंटिंग शैली है वह है आधिकारिक। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पेरेंटिंग शैली जो होती है वह 4 प्रकार की होती है, चारों प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। अगला देखिए, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? अभिसारी चिंतन पर बल देकर? नहीं, अभिसारी तो 1 वर्ड वाला है, जहाँ पर आप किसी भी समस्या का हल 1 वर्ड में बताइए। तो ये कैसे हो सकता है? ये नहीं होगा। अब सारी चिंतन को हतोत्साहित करना ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर हतोत्साहित दे दिया गया है। अब सारी चिंतन को प्रोत्साहित करना चाहिए। अनेक परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करके और मूल विचारों को महत्व देकर, ये इसका सही आंसर होगा। विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित कर ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से संबोधित कर सकता है? आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना, अभ्यास एवं रटने पर बल देना, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को जिस प्रकार से संबोधित कर सकता है वह है ऑप्शन डी। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं? एक स्वालीन विद्यार्थी के, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के या मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के। ये जो यहाँ पर कथन दिए गए हैं सूचक हैं। अगला देखिए, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। बिल्कुल सही। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। गलत। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। गलत।
केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, यह भी गलत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक आकलन, गलत, क्योंकि यहाँ पर केवल लिखा है। अगर आपको पता नहीं है तो कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से आप पहचान सकते हैं। तो मैंने टैग वर्ड वाला वीडियो बनाया है जो चैनल पर अपलोड हो चुका है। आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, इससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। केवल संकल्पनात्मक आकलन, गलत, ना तो संरचनात्मक ना ही संकल्पनात्मक, गलत। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग, ये सही है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में ये सभी शामिल हैं। अगला देखिए, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है, गलत। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं, गलत। सिर्फ ना तो आनुवांशिकता ही वैयक्तिक विभिन्नता का कारण है और ना ही परिवेशीय प्रभाव। मानव का विकास ना तो आनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, गलत, प्रभावित करता है। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं, सही। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला देखिए, अगला है अभ्यास प्रश्न। होवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका सही आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।